Good morning everyone, my name is Mohammad Fazil and today I will be presenting a PPT on the rise and fall of Robespierre, a study in radical politics. तो हम रॉबस्पियर को ज़्यादातर जानते हैं रेन ऑफ टेरर की वजह से। रॉबस्पियर ने बहुत सारे हत्या भी करी थी, जिन्हें हम हत्या बोल सकते हैं, एग्जीक्यूशन करे थे मगर हम हत्या भी बोल सकते हैं, और उन्होंने बहुत सारे चेंज भी लाए थे सोसाइटी में। वो बहुत कंट्रोवर्शियल एक डिक्टेटर भी कहते हैं उन्हें, लेकिन आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रॉबस्पियर का जन्म हुआ था मई 6, 1758 इन अरास, फ्रांस। वो वैसे तो आयरलैंड के थे मगर वो अरास में फ्रांस में मूव हुए थे। उन्होंने लॉ पढ़ा था और उन्होंने जल्दी ही अपने आप को दिखा दिया था बना के, जैसे कि मतलब वो अच्छे थे बहुत, और उनकी सबसे बढ़िया स्किल जो थी वो बहुत अच्छे ओरेटर थे। उन्हें बोलना बहुत अच्छे से आता था, जिसकी वजह से उन्होंने बाद में भी जिनकी वजह से उनका पॉलिटिकल करियर अच्छे से चला। जैसे कि अब वो स्टेट जनरल जो थर्ड स्टेट में थे उसमें वो इलेक्ट हो गए थे 1789 में। उन्होंने थर्ड स्टेट को दिखाया। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे और जाने जाते थे उनके फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल के लिए। वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल के लिए बहुत बोलते थे, और उनकी जो प्रोमिनेंट स्पीचेस थी उनकी स्पीचेस ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत एक बड़ा योगदान दिया। अब हम बात कर लेते हैं कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के। रॉबस्पियर ने ये आपका रूल्स बनाए थे पब्लिक सेफ्टी के ऊपर, पब्लिक सेफ्टी कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी में, और उनके हिसाब से जो छोटे छोटे क्राइम के लिए भी सज़ा दे देनी चाहिए थी। एक्चुअली हुआ ऐसे था कि उनका क्लब था जैकोबिन्स क्लब। जब वो थर्ड स्टेट में प्रेजेंटेशन के लिए गए, जब बुलाया गया, जब तीनों स्टेट जुड़े थे, तो जैकोबिन्स क्लब बना था और उन्होंने ये कहा था कि वो अपने आप से डिसीजंस लेंगे, लेकिन वो माना नहीं गया। वो ओथ में भी थे, जो वर्साइल के टेनिस कोर्ट में ओथ हुई थी। तब से उनकी एक जो सोच थी वो बहुत बड़ी बन गई। जैकोबिन्स क्लब जीत गया था, और उसके जीतने के बाद ये कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनी, जिसके अंदर वो एक तरीके से एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर के सामने आए थे। उनके पास डेथ और लाइफ उनके हाथों में थी। वो किसी को भी ऐसे ही मार नहीं देते थे। वो एक ट्रायल रखते थे, लेकिन वो ट्रायल में उसका बच पाना बहुत कम होता था, क्योंकि उनकी पनिशमेंट बहुत हाई होती थी। ज़्यादातर वो चोरी जैसे क्राइम के लिए भी उनके एक ही सज़ा थी, वो था एग्जीक्यूशन बाय गिलोटिन। तो इस वजह से उन्हें बहुत कंट्रोवर्शियल भी कहा जाता है। वो जैक जॉन रूसो से बहुत इंस्पायर्ड थे। उन्हें लगता था जैक जॉन रूसो की जो भी आइडियोलॉजी है वो बहुत अच्छी है, और वो इसी में ही बिलीफ रखते थे। उनका एक और मानना था कि अगर कोई रेवोल्यूशन आएगा तो वो टेरर से ही आएगा, जो कि एक कंट्रोवर्शियल भी हम टॉपिक बोल सकते हैं, लेकिन वो अभी हमें बात नहीं करनी। हमें अभी उनके डाउनफॉल के बारे में बात करनी है। अच्छा, अब होता ही है कि रॉबस्पियर को लोग हेट करने लगते हैं, और मुझे लगता है रॉबस्पियर ज़्यादा एग्जीक्यूशन कर रहे थे, वो गलत काम कर रहे थे। तो जैकोबिन्स का जो पूरा क्लब होता है वो तो उनके बारे में ही सोचते थे, बट उनका जो हेड था वो रॉबस्पियर ही थे। तो वो ये सोचते हैं कि हमें रॉबस्पियर को मारना चाहिए, लेकिन उसके लिए वो पहले उनका ट्रायल लेते हैं, जैसे लॉ उन्होंने बना रखा था। ट्रायल में रॉबस्पियर 2 घंटे अपने आप को डिफेंड करते हैं, लेकिन तब भी लोग नहीं मानते। उनका वो डिफेंड तो कर लेते हैं अपने आप को, मगर लोग नहीं मान पाते। तो होता ऐसा है कि वो जिस होटल में रुके होते हैं रॉबस्पियर और पूरा जैकोबिन्स क्लब, वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। सुसाइड करने के वक्त वो गन अपने ब्रेन को सुसाइड ऐसे नहीं ऐसे करना चाह रहे थे, तो जो गन से उनकी जो गोली चली वो उनके सर पे नहीं जॉ पे लगी, और उनका लोअर जॉ टूट गया। अब इसलिए जब लोग अंदर घुसे
और जो मर गए थे उनकी डेड बॉडी हटाई और जो बचे हुए थे तो उनका ये लोअर जॉ बांध दिया था और उन्हें उसी जेल में डाला गया जिस जेल में मैरी एंटोनिएट को डाला गया था। असल में बात ऐसी थी कि रॉबस्पियर ने मैरी एंटोनिएट और लुई 16 का एग्जीक्यूशन भी उनके ही हैंड में था, उन्होंने ही एग्जीक्यूशन कराया था। और अब उनकी जेल में तो थोड़ा आयरॉनिक भी हो सकता है। बाद में रॉबस्पियर को जेल में रखे कुछ टाइम के बाद उन्हें गिलोटिन कर दिया गया। गिलोटिन से पहले उनका जो जिससे बांध रखी थी टेप वो हटाई और उनकी पूरी चीख सुनाई दी, उसके बाद ख़त्म हो गया, उनको मर गए। फिर रिएक्शन हुआ था, इसे थर्मोडोरियन रिएक्शन भी कहते हैं। अब लेगेसी के ऊपर बात कर लेते हैं। रॉबस्पियर की लेगेसी एक कंट्रोवर्शियल है। रॉबस्पियर बहुत कंट्रोवर्शियल लीडर डिक्टेटर रहे हैं क्योंकि उनकी जो चेंज लाए थे वो बहुत बड़े थे। हम उनको एग्जीक्यूशन में जानते हैं, उन्होंने बुरे काम करे और ये सब, मगर जो उन्होंने अच्छा काम करा था वो हम नहीं देखते। अच्छी बात तो उन्होंने ये करी थी कि उनकी जो स्पीचेस थी उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों को बहुत मोटिवेट करा था और उनकी वजह से ही काफ़ी रिफॉर्म्स आए जो कि अच्छे थे और काफ़ी एथिक्स भी बदले। बस तो उनकी जो लेगेसी थी, उनकी जो उनके बारे में जो बात थी वो बहुत कंट्रोवर्शियल थी। यही है मेरा टॉपिक। थैंक यू। ये रॉबस्पियर के बारे में आप दोनों ने अभी जो है जितना भी डिटेल है आपने बताई है। रॉबस्पियर की इसमें क्या गलती थी कि उसने फ्रांस को एज ए इक्वल स्टेट बनाने की कोशिश की है? क्या उसकी गलती ये थी कि रॉबस्पियर ने पूरे फ्रांस को इक्वल करने की कोशिश की, इक्वलिटी लाना, क्या उसके लिए एक ड्रॉबैक था? सर, इक्वालिटी तो वैसे एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, लेकिन उसने जो इक्वालिटी थी वो लोगों के पे थोपी थी, उन्हें दी नहीं थी, उस पर थोपी थी। और लोगों को वहाँ पे जो फ्रांस के लोग थे वो राइट टू प्रॉपर्टी ज़्यादा मानते थे। तो जब वो उनकी प्रॉपर्टी छीन के गरीबों को दे देता तो इस पर उन लोग ज़्यादा भड़के, इस वजह से वो एक ड्रॉबैक था। तो इक्वालिटी अच्छी चीज़ है, बट ज़्यादा इक्वालिटी भी इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। सर मुझे लगता है उसका आपने जो रॉबस्पियर के बारे में ये बताया, ठीक है, तो स्वतंत्रता और समानता यानी कि लिबर्टी और इक्वलिटी, इन दोनों में से चूज़ करना, जब फ्रांस के लोगों को लिबर्टी और इक्वलिटी में से किसी एक को चूज़ करना पड़ा तो लोग कहीं ना कहीं हमें लिबर्टी की तरफ जाते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, जबकि फ्रांस का जो मेन मोटो में इक्वलिटी भी है। तो आप फ्रांसीसी क्रांति को फिर किस प्रकार से देखोगे? सर उन्हें लिबर्टी तो दिखती है, लेकिन सर इक्वालिटी में जैसे वुमेन रेवोल्यूशन जो हुआ था, मतलब वुमेन ने जो करा था कि वो भी बराबर हैं, तो सर वो भी इसका पार्ट कह सकते हैं। क्योंकि सर इस टाइम तो लिबर्टी की तरफ फ्रांस झुक रहा था, लेकिन सर हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमने वो पार्ट नेगलेक्ट कर दिया जो इक्वालिटी की तरफ झुक रहा हो, हमने वो पढ़ा ही नहीं हो सकता है हमें लग रहा हो कि वो लिबर्टी की तरफ झुक रहा हो। है ना, फ्रांस की जब हम बात कर रहे हैं, शुरुआत में लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों दिखती है हमें, ठीक है, लेकिन रेगन ऑफ टेरर के टाइम पे आते ही जो है फ्रांस की जो रेवोल्यूशन है वो हमें इक्वालिटी की तरफ कम, क्योंकि वो इक्वालिटी ज़्यादा डरने लगे हैं और वो लिबर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्या लिबर्टी और इक्वलिटी साथ साथ नहीं चल सकते? सर बड़े बड़े फिलोसोफर ने तो यही कहा था कि लिबरलिस्ट ने यही कहा था कि इक्वालिटी और लिबर्टी एक साथ नहीं जा सकती, लेकिन सर हम बहुत कोशिश करते हैं कि वो एक साथ जाएं। सर फ्रेंच रेवोल्यूशन में उस टाइम पे वो एक साथ नहीं जा पाई, कुछ हद तक भी गई थी सर। जैसे आपका क्या कहना है कि क्या लिबर्टी और इक्वलिटी एक साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं? सर अगर हम देखें तो सबका अपना पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। मेरा पर्सपेक्टिव है कि मतलब लिबर्टी इक्वालिटी साथ में चल सकते हैं, बट इसके ड्रॉबैक्स भी होंगे, क्योंकि हर चीज़ के अपने डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस होते हैं।